children, I hope you all are good. Once again I am here with a new topic, that is the पंचायती राज of civics. सो इस चैप्टर में बेटा बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो रूरल एरियाज होती हैं, जो गांव की एरियाज होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। पंचायती राज जो है बेटा हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और 3 टायर हैं इंडिया के, 3 लेवल, यूनियन जिसे हम सेंट्रल लेवल भी कहते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और थर्ड हमारी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रूरल एरिया में होती है, जो गांव में होती है, उसे हम कहते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। बेटा पंचायती राज की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है और हमारा इतिहास भी चलता है इसके आसपास। देखो, अगर गांव में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, इंडिया जैसा जो बड़ा देश है, बहुत सारे विलेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, एक छोटे से गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई, गैया चली गई किसी और के खेत में, तो क्या करोगे, हेलो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो ये प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट होगी, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमें गांव के लेवल पे ही कोई ना कोई सरकार या कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी ना, जिसे हम वहीं पे शॉर्ट आउट कर दें। वरना देखो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक तो हर बात नहीं पहुंच सकती है। तो इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो लोकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसको हम उसी लेवल पे शॉर्ट आउट कर दें। और देखो लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, उसका प्रॉब्लम क्या है या सॉल्यूशन क्या है, रादर देन कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आके बताए। तो इसलिए लोकल लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दैट्स वाई इट वॉज डिसाइडेड कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर। तो इस चैप्टर में हम कहाँ पहुँचे, पंचायती राज में, रूरल एरिया में। अब इसकी हिस्ट्री क्या है। द वर्ड पंचायत हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पंचा। What does it mean पंचा? पंचा मतलब ये नहीं कि 5, पंचा मतलब होता है जज और एन एल्डरली पर्सन, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं ना पंच, उसे कहते हैं। दस पंचायत मीन्स अ कमेटी ऑफ जजेस और एल्डरली पर्सन, तो दैट इज आर पंचायत। अब जो ये पंचायत होती है ना बेटा, ये हमारे गांव की एक बेसिक यूनिट होती है, और बहुत पुराने ज़माने से इंडिया में पंचायती राज सिस्टम जो है वो चला आ रहा है। पहले के टाइम पे भी होता था, रूलर्स जो होते थे ना, गांव के लेवल पे ही कोई ना कोई मुखिया बना देते थे, कोई ना कोई प्रधान बना देते थे। तो इस तरीके का पंचायत जो है, जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स है, वो पहले से चला आ रहा है, ताकि गाँव में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको वो वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सकें। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो भाई जो बन गया पंचायत का हेड वो तो पता नहीं उसी की फैमिली बनती रहेगी, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए था। तो हुआ क्या कि पंचायती राज सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करे, इसलिए 73rd अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पहले से एंशियंट टाइम से इंडिया में पंचायती राज था, लेकिन ये कानूनी तौर पे कब आया, कंपलसरी इसको कब किया गया, 1992 में, जब हमने अपने संविधान में चेंज किया और हमने बोला कि जो पंचायती राज है, नाउ इट्स अ कंपलसरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट एट द रूरल एरिया। और अब क्या होगा कि इसके रेगुलर इलेक्शन होंगे आफ्टर एवरी 5 ईयर। सो कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कंपलसरी नेसेसरली जिसे कहते हैं ना मेंशन कर दिया गया, सो डैट द इकोनॉमिक और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके विलेज लेवल पे। पंचायती राज सिस्टम भी बेटा 3 टायर सिस्टम पे डिपेंड करता है। एक होता है हमारा विलेज पंचायत, फिर उसके ऊपर होती है हमारी ब्लॉक समिति, और फिर उसके भी ऊपर होता है हमारा जिला परिषद, यानी कि 3 लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, रूट लेवल की, दैट इज द विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत भी बेटा 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं इसमें भी। एक होती है ग्राम सभा, दूसरी होती है आपकी ग्राम पंचायत, और तीसरी होती है आपकी न्याय पंचायत। अब ग्राम सभा क्या है भाई, ग्राम सभा जो गाँव के लोग होते हैं ना बेटा, यानी कि अडल्ट मेंबर यू कैन से, एक पर्टिकुलर एज 18 ईयर्स ले लो इंडिया में, 18 ईयर्स एंड अबव, वो सारे मेंबर्स जो होते हैं उनका इलेक्टोरल रोल में नेम रजिस्टर होता है। यानी कि अगर उनका नाम रजिस्टर्ड है तो उनका क्या बनेगा,
उनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा और वो वोट डाल सकते हैं। तो वो सारे रजिस्टर्ड मेंबर जो हैं, दे ऑल मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द बॉडी दैट इज नोन एज ग्राम सभा। तो एक लोकल टर्म में आप ये कह सकते हो कि गांव के जितने भी 18 साल और उससे ऊपर के लोग हैं वो ग्राम सभा कहलाते हैं। ग्राम सभा मीन एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार उन्हें मिलना पड़ता है साल में। क्यों मिलना पड़ता है? ताकि एक तो भाई इलेक्ट किया है उन्होंने ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, तो ग्राम पंचायत के कामों को वो देख सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें। पावर ऑफ ग्राम सभा क्या होती है कि इसकी पावर ये है कि जितना भी वर्क ग्राम पंचायत ने किया है ये इसको रिव्यू करते हैं, एग्जामिन करते हैं और ये चेक करते हैं कितनी इनकम आई थी भाई आपके पास, गांव के लिए आपने क्या किया, कितना खर्च किया है, कहाँ गया पैसा, प्रॉपर है कि नहीं। अगर ये ग्राम सभा मेंबर सेटिस्फाइड नहीं होते ग्राम पंचायत के काम से बेटा, तो क्या होगा, ये 5 साल से पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे और रिमूव कर देंगे ग्राम पंचायत को, मेंबर को, कि भैया हमारे जो गांव की ग्राम पंचायत है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ग्राम सभा जो मेंबर्स है ना, उनके पास पावर है ग्राम पंचायत को रिमूव करने की। अब सेकेंड इंस्टीट्यूशन जो आपका आता है विलेज पंचायत का, डेट इज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कॉम्प्राइजेज द मेंबर्स विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रूरल एरिया पीपल। भाई आपने ही वोट डाला है उन्हें और वो इलेक्ट होकर वहाँ पर आए हैं। अब मेंबर्स कितने होते हैं ग्राम पंचायत में? बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, पंचायत है ना तो 5 सरपंच होंगे या 5 पंच होंगे, ऐसा नहीं है बेटा। जो विलेज का साइज होता है पॉपुलेशन का या ज़मीन का, ये सबको देखकर डिसाइड किया जाता है। सो अराउंड 7 to 31, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द विलेज, उसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत के मेंबर जो है उनकी सीट निकलती है और ग्राम सभा के मेंबर उन्हें इलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना बेटा, डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी के होने चाहिए, सबको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स जो हैं ओबीसीज, एससीज, एसटीज के लिए भी जो है रिजर्व कर रखी है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट ग्राम पंचायत में आपकी 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की गई हैं। और ग्राम पंचायत का जो टेन्योर होता है यानी कि टाइम पीरियड, दैट इज़ 5 ईयर। इतने टाइम के लिए वो इलेक्ट होते हैं। अब जो प्रधान होते हैं, प्रधान कौन है? द चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत। जो हेड होंगे ना ग्राम पंचायत के, उन्हें प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसके अलावा देखो उप प्रधान भी बना दिए जाते हैं किसी किसी जगह पर, लेकिन जो उप प्रधान है ना बेटा, वो सिर्फ ऑनरेरी हैं, यानी कि नाम के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए बना दिए हैं, बट उनको कोई ऐसा सैलरी वगैरह उसके लिए नहीं मिलेगा। प्रधान तो इलेक्ट होकर आए हैं प्रॉपर तरीके से, वो सारी जो इतनी भी मीटिंग होगी विलेज पंचायत की उसको वो चेयर करेंगे, हर इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे वो साइन करेंगे, कितना इनकम एक्सपेंडिचर आ रहा है उसका पूरा जो है हिसाब किताब जो है वो बताएंगे, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है। तो ये प्रधान की पावर ज़्यादा है, लेकिन उप प्रधान जो है वो ऑनरेरी होते हैं। अब जो ये हमारी ग्राम पंचायत है, इसके 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है एसेंशियल फंक्शन और दूसरा होता है ऑप्शनल फंक्शन। एसेंशियल एज द नेम सजेस्ट, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपका हो गया कंस्ट्रक्शन करानी है, मेंटेनेंस करानी है रोड की, वाटरवेज बनाने हैं या रिपेयर कराना है विलेज के जो कुएँ हैं, टैंक्स एक्सेट्रा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, स्ट्रीट लाइट प्रोविज़न देना है। तो ये सारे काम जो है दैट इज़ द कंपल्सरी और एसेंशियल फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। क्योंकि देखो गांव डेवलप तभी होगा जब गांव को आप बेसिक एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाओगे। ऑप्शनल फंक्शन वो होते हैं कि डिपेंड ऑन द विलेज पंचायत कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए उन्हें ये नहीं कहा जाता कि आपने क्यों नहीं किया, डिपेंड ऑन देम कि वो उसको एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। जैसे गाँव में मेला लगवा दिया तो ये एक्स्ट्रा है ना, या फिर ट्रीटमेंट करवा दिया कैटल्स का, या मैनेजमेंट में देख लिया हॉस्पिटल्स के या स्कूल्स के मैनेजमेंट में उन्होंने कुछ काम करवा दिया, या कल्चरल और एंटरटेनमेंट कोई एक्टिविटीज़ करवा दी, या विलेज में मार्केट लगती है, इस तरीके का। तो अगर इस तरीके के काम है वो कंपल्सरी नहीं है, वो ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं विलेज पंचायत के। अब विलेज पंचायत काम करेगी कैसे, पैसा कहाँ से आएगा? नो बेटा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम? विलेज पंचायत काम कैसे करेगा, पैसा कहाँ से आएगा? सो 2 चीफ सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ग्राम पंचायत के। एक होता है टैक्सेस और दूसरा होता है ग्रांट्स, कि उसे कोई दे रहा है।
अब देखो, ग्राम पंचायत कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द हाउसेज कह सकते हो, शॉप पे टैक्स लगा सकती है, मेलों पे टैक्स लगा सकती है, मार्केट है, सेल परचेज है, प्रॉपर्टी है, इन सब पे टैक्स लगा सकती है। एंड इट कैन ऑल्सो गेट्स द एनुअल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा ग्रांट में दे दे कि जी हम एडिशनल आपको दे रहे हैं, आप अपने गाँव में ये काम करवा लीजिए। तो टैक्सेस भी हैं और ग्रांट्स भी हैं। अब बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी की। अब ये पंचायत सेक्रेटरी कौन है? ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी, जितना पैसा उसके पास आ रहा है या जितना खर्च किया जा रहा है या मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड जो लिखता है ना, दैट इज़ पंचायत सेक्रेटरी। अभी पंचायत सेक्रेटरी जो है ये इलेक्ट नहीं होता बेटा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और गवर्नमेंट इन्हें सैलरी देती है। इससे क्या होता है, ये पंचायत सेक्रेटरी एक तरीके से सुपरवाइज या वॉच भी करता है कि ग्राम पंचायत प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट को ये सारा सबमिट करेंगे, इसलिए ही और शी इज़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। न्याय पंचायत जो आपका थर्ड इंस्टीट्यूशन आता है ग्राम पंचायत का, नाम ही कह रहा है न्याय दिलवाना, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लोकल कोर्ट कहते हैं। अब इसकी जुरिस्डिक्शन जो होती है वो 1 या 2 गांव तक होती है। जुरिस्डिक्शन मतलब कहाँ तक उनका एरिया है, पावर कहाँ तक है, तो 1 या 2 गांव तक की या 3 गांव तक भी ले सकते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, छोटा मोटा, उसको वो अपने लेवल पे सॉल्व कर लेते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो गाँव की छोटी सी अदालत, तो यहाँ पे ये सॉल्व होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बेटा, कोई भी क्रिमिनल केस वो अपने हाथ में नहीं लेते, वो कोर्ट में ही जाएगा और ना ही वो किसी को जेल भेज सकते हैं। सिविल केसेस जो छोटे मोटे हो गए कि मेरे खेतों में पानी नहीं आने दिया या इन्होंने मेरे खेतों में जानवर छोड़ दिए या फर्टिलाइज़र नहीं मिला, या ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपस में, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, इसको ये सॉल्व करते हैं, बट नॉट द क्रिमिनल केसेस। इसके लिए तो भाई क्रिमिनल केस के लिए डायरेक्टली जाना पड़ेगा इन्हें कोर्ट में। तो ये थी हमारी ग्राम पंचायत, जहां हमने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं अपर लेवल पे थोड़ा सा, है ना, पंचायती राज का दूसरा लेवल, दैट इज ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति क्या होती है, इसे हम पंचायत समिति भी कहते हैं। देखो बेटा, एक गांव की बन गई ना ग्राम पंचायत, जैसे हम विलेज पंचायत भी कह रहे हैं, ठीक, ऐसे ही दूसरे गांव की बन गई, तीसरे गांव की बन गई। कई बार क्या होता है, गांव छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ठीक है, और गांव के पास इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकें। तो क्या होता है, ये मिलजुल कर अपनी एक समिति बनाते हैं, ठीक है, आसपास के 3-4 गांव हो गए, 5 गांव हो गए, इन्होंने मिलकर अपनी एक समिति बना ली। तो विलेज तो स्मॉल यूनिट हो गया, लेकिन जो पंचायत समिति या ब्लॉक समिति है वो थोड़ी सी बड़ी यूनिट हो गई। आगे बात समझ में, जैसे आपकी क्लास का 1A सेक्शन का या 6A सेक्शन का एक मॉनिटर है, लेकिन अगर पूरी क्लास 6 को कंबाइन कर दें और एक ही बोलें कि क्लास 6 के बच्चे हैं ABCDE, तो वो क्या बन जाएगा, ब्लॉक, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि 5-6 गाँवों की जो विलेज पंचायत है वो कलेक्टिवली मिल गई, ताकि हम मिलजुल के एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। भाई देखो, हर छोटे गांव में अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेजेस और सारे इंडस्ट्रीज खोलने लग गए तो फिर वो गांव थोड़ी ना रह जाएगा, फिर एग्रीकल्चर लैंड कहाँ जाएगा। तो इसीलिए होता है कि ये छोटे छोटे होते हैं, तो इनको मिलकर डेवलपमेंट किया जाए कि भैया 2-3 गाँव का एक बड़ा जो है हॉस्पिटल बना दिया, एक बड़ा कॉलेज बना दिया। तो इस तरीके से कंबाइन वर्क होता है, रिसोर्सेज भी कम लगते हैं और वर्क भी हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक समिति। व्हेन फ्यू विलेज पंचायत कम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। और ये मिलकर काम करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें हेड कौन होगा। भाई हर किसी ग्राम पंचायत का अपना एक सरपंच हेड है, अपना एक प्रधान हेड है। तो इस ब्लॉक समिति या पंचायत समिति का हेड क्या होगा। तो मान लो 5 गांव हैं, तो 5 गांव के सरपंच आ गए ना, तो इनमें आपस में ही इलेक्शन होगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक हेड बनाया जाएगा, दैट इज नोन एज ब्लॉक समिति हेड। पंचायत समिति हेड वो फिर जो है इस पंचायत समिति की सारी मीटिंग को चेयर करेगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए जा सकते हैं, मे बी कंस्ट्रक्शन करवा दी कैनाल्स की, या हमने बड़े हॉस्पिटल खोल दिए, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया कि ब्लॉक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यू नेबरिंग विलेज।
अब ब्लॉक समिति को अलग अलग नामों से इंडिया में तो जाना जाता है बेटा, ठीक है। वो अलग अलग नाम क्या है, डैट इज आपका आ जाता है पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, फिर आपका आ जाता है प्रदेश समिति, तो बहुत सारे अलग अलग नाम इस तरीके से होते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि ब्लॉक समिति कैसे बनती है। Beside the elected members, a block committee comprises of the 3 members also. All pradhan of gram panchayat, members of the state legislature and members of parliament. मतलब ये सारे members भी इसके अंदर होते हैं। Not only वो 5 गाँव के जो आपके पंच लोग हैं वो ही नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर भी हैं इसमें, प्रधान भी हैं इसमें, विधान परिषद और विधानसभा के मेंबर भी हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स भी हैं। और इन एडिशन सीट्स आर रिजर्व फॉर एज यूजुअल SC, STs, OBCs के लिए रिजर्व की जाती है। तो ये तो कॉम्पोजिशन हो गया आपका ब्लॉक समिति का। और ब्लॉक समिति के जो हेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक प्रमुख या फिर चेयरपर्सन भी इंग्लिश में कह सकते हैं। एंड ही और शी इज असिस्टेड बाय द वाइस चेयरपर्सन, जिसे उप ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है। ब्लॉक समिति का एज यूजुअल जैसे विलेज पंचायत का 5 साल का टेन्योर होता है ना, सेम एज ब्लॉक समिति का भी टेन्योर 5 ईयर का होता है। अब इनका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या है। अ ब्लॉक समिति वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्लॉक। ब्लॉक मतलब वो जो आपने बनाया ना 5-6 गाँव का पूरा एक ब्लॉक बनाया, उन सब के ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है इनके ऊपर डिपेंड करती है। Its function can be divided into 2 categories. One can be the development work and another can be the advisory work. इनके भी 2 टाइप के हो गए ना फंक्शन। अब डेवलपमेंट वर्क सेम वही हो गया, हॉस्पिटल आ गए, कैनाल्स हो गए, स्कूल हो गए, वाटरवेज हो गए, ये सारा बनाना। ओके, इस तरीके का काम कर सकते हैं ये। और एडवाइजरी में दे कैन एडवाइज for the promotion of the cooperative society और cattle breeds और seeds etc. अदर गाइडेंस भी जो है ये फार्मर्स को दे सकते हैं। ब्लॉक समिति डज सर्टेन एडवाइजरी वर्क, जिसमें आप ये देखो क्या होता है, कई बार ये ना एक्सपर्टाइज को इनवाइट करते हैं गांव में लोगों को समझाने के लिए कि भाई कौन सा बीज कब बोना है, या फार्मर्स को एजुकेशन देने के लिए, या वेटरनरी डॉक्टर की एक विजिट करा दी, या मेडिकल कैंप लगवा दिए, तो ये एक एडवाइजरी फंक्शन हो गई। सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या है, 2 चीफ सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ब्लॉक समिति के भी। एक तो हो गया ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और सेम विलेज पंचायत की तरह, दूसरा हो गया टैक्सेस। तो दे कैन लेवी द टैक्स ऑन द शॉप्स और हाउसेज और फेयर, सेल्स ऑफ लैंड और कैटल एक्सेट्रा। तो इन्हें भी इस तरीके से इनकम मिलती रहती है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन की, दैट इज BDO। आपने कई बार सुना होगा BDO ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब BDO जो है ना बेटा, ही और शी इज़ नॉट इलेक्टेड, he or she is the government employee who heads the administration of the block समिति। क्योंकि बेटा ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, तो ये एक्सपर्टाइज होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि विलेज का या ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इसको प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं, असिस्ट करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये लिंक है बिटवीन द ब्लॉक एंड द कंसर्न्ड जिला परिषद। तो BDO ऑफिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स है, एक्सपर्टाइज है, तो ये अच्छे से ब्लॉक को डेवलप कराते हैं। अब थर्ड टायर, जो अपर टायर है, जिसे हम एपेक्स बॉडी भी कहते हैं पंचायती राज की, दैट इज जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जिला परिषद रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर रूरल एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया ना, जिला जो बनते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द रूरल पीपल। अब जिला परिषद कैसे कंपोज होता है, क्या प्रोसेस है इसका? सी बेटा, द मेंबर ऑफ जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो, दैट कंप्राइज ऑफ ब्लॉक प्रमुख्स, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ब्लॉक प्रमुख भी आ गए, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी आ गए, फिर आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी आ गए, एंड इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। मतलब आपको ये देखना है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट हुए हैं। इवन यहाँ पे भी वही सीन है कि शेड्यूल कास्ट हो गए, ST हो गए, बैकवर्ड क्लास हो गई, इनको जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है
एंड सेम 1/3 सीट, ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो रूरल लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 1/3 सीट्स उसमें विमेन के लिए रिजर्व होती है. मेंबर ऑफ जिला परिषद इलेक्टेड अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन, अपने में से इलेक्ट करते हैं बेटा, और चेयरपर्सन का काम क्या होता है, सारी मीटिंग्स को हेड करता है वो. इफ दे डू नॉट फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री दे कैन ऑल्सो रिमूव बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट. ये हर एक सिस्टम में, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो मेजोरिटी ऑफ वोट से आपको हटा दिया जाएगा आपकी सीट से. द वर्क ऑफ जिला परिषद इज सुपरवाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और आप ये भी कह सकते हो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ये पूरा सुपरवाइज करते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं. अब जिला परिषद का काम क्या है भाई, पूरी जितनी भी ग्राम पंचायत है और ब्लॉक समिति है इसको ये असिस्ट करते हैं प्रॉपर अपनी एरिया में, अपने जुरिस्डिक्शन में. एंड इट एक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति. एक लिंक की तरह ये काम करता है ऑन द वन हैंड एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जिला परिषद आपकी ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत को भी प्रॉपर लिंक कर रहा है. तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट जिला परिषद के ऊपर होता है. अब आप ये देखो, इट असिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट अंडर द 5-year प्लान्स. जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना रूरल एरिया के लिए, ये सब इसी को एग्जीक्यूट करेंगे. इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक समितीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एक्सेट्रा. तो इस तरीके से पूरा ब्लॉक, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलप होता है. अब जिला परिषद को इनकम कहाँ से मिलती है, comprises the grant given by the state government. आप देखो हर जगह, चाहे ग्राम पंचायत रही हो आपकी, चाहे जिला परिषद, चाहे ब्लॉक समिति, सबको ग्रांट्स मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट से. इसके अलावा ये भी टैक्स लगा रहे हैं, अगर ये डिस्ट्रिक्ट में फेयर, शॉप्स, लैंड, हाउसेस वगैरह है तो उन पर लगाते हैं. सो दीज वर द 3 इंस्टीट्यूशन. अब बात करते हैं पंचायती राज में विमेन का क्या रोल है. आप देखो बहुत सालों से जो विमेन है गांव में वो पिछड़ी हुई हैं. रूरल एरिया में विमेन की जो कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं है. दे आर कर्टेल्ड ऑफ द डिफरेंट राइट्स. इवन इन द फैमिली एंड सोसाइटी दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट राइट्स. सो दे आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड ऑल्सो. आप गांव में देखो बहुत भेदभाव होता है, मेल फीमेल को लेके ना बहुत ज़्यादा होता था. सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू अपलिफ्ट द विमेन. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाए सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, ताकि वो भी अपने डिसीजन ले सकें. सो टू ड्रॉ विमेन आउट इन द सोसाइटी ना, क्या किया गया, सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स उन्हें दिया गया कि 1/3 सीट्स तो रिजर्व कर दो ताकि वो ज़बरदस्ती से पॉलिटिक्स में तो आए, है ना. और जब वो पॉलिटिक्स में आएंगी तो दे आर गोइंग टू अवेयर अबाउट द डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उनका लिटरेसी रेट बढ़ेगा. तो ये सब सोचकर ये कानून लेकर आया गया था. इट इज़ ऑफन सीन दैट द हस्बैंड डू नॉट अलाउ देयर वाइफ्स टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. बहुत बार आपने ये देखा होगा, है ना. और आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पॉलिसी हैं जिनके बारे में विमेन को पता ही नहीं है. तो हमें वो सिचुएशन चेंज करनी है, औरतों को घर से बाहर लाना है. और धीरे धीरे ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ विमेन जो है आगे आई हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, और कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख रही हैं. सो दिस सिचुएशन हैज़ रिजल्टेड in the good number of the women participation in the government. इस तरीके से बहुत सारी उनकी रूरल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकला है. Now पंचायती राज and the state government. The पंचायती राज and state government complement to each other's work. पंचायती राज क्या करता है, असिस्ट करता है ना. The state government किस बात में असिस्ट करता है, डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ग्रास रूट लेवल पे, भाई गाँव में किस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोजेक्ट आप लेकर आइए. स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो है प्रॉपर एग्जीक्यूट करती है, देखती है और फिर उसको आगे बढ़ाती है. फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या, अगर वो ग्रांट ना दे तो विलेज पंचायत वर्क नहीं कर सकती. तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, एफिशिएंट वर्क हो सके, प्रॉपर वर्क हो सके. इन दोनों का कोऑपरेशन जो है दैट रिजल्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेट होकर और एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम किया जाए. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिवीजन. नंबर 1, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया
क्या कहते हैं उसे हम? पंचायती राज। और एंशियंट टाइम से ही इंडिया में था, लेकिन इसे लीगल जो है फोर्स में लाया गया 1992 में। पंचायती राज 3 टायर सिस्टम है, जिसमें विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और आपका जिला परिषद होता है। विलेज पंचायत के भी 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। और न्याय पंचायत में क्रिमिनल केस नहीं देखे जाते। जुरिस्डिक्शन ऑफ द विलेज पंचायत क्या है? विलेज, ब्लॉक का ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद अपने डिस्ट्रिक्ट तक को देखता है। न्याय पंचायत कैन डील ओनली सिविल केसेस। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं पंचायती राज के? टैक्सेस एंड ग्रांट्स। पंचायती राज सिस्टम हैज ड्रॉन विमेन आउट ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द हाउसेज। बाहर निकाला है औरतों को और अच्छी डेवलपमेंट की है पंचायती राज सिस्टम ने। एंड पंचायती राज and the state government, they are cooperating each other. That's why we can say they are complement of the each other for the all round development of the state. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.